यूपीएसएससी पेट परीक्षा के भारतीय इतिहास खंड की, और वो भी तब जब तैयारी के लिए सिर्फ 5 से 7 दिन हो। हाँ, ये चुनौती तो है। हमारे पास examattention.com के नोट्स हैं, और देखिए हमारा मकसद है सिलेक्टिव प्लस स्मार्ट स्टडी को समझना। बिल्कुल, मतलब लंबी चौड़ी कहानियों में नहीं उलझना, सिर्फ उन खास बिंदुओं पर ध्यान देना जो परीक्षा के लिहाज से अहम है। सही कहा, क्योंकि जब समय कम हो तो पूरी कहानी पढ़ने का तो वक्त होता नहीं। हाँ, तो ये जो स्रोत सामग्री है वो एक 7 दिन की योजना बताती है, हर दिन कुछ चुनिंदा विषय, अच्छा, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा जरूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इस 7 दिन की योजना को। पहले दिन क्या है? पहला दिन है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति। ठीक है, इसमें क्या खास देखना है? इसमें देखिए, मुख्य रूप से जो बड़े नगर हैं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उनकी नगर योजना वो क्यों खास थी, अच्छा, कौन सी धातुएं इस्तेमाल होती थी, ये चीजें अक्सर पूछी जाती हैं। और वैदिक संस्कृति में? वैदिक में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के समाज में क्या फर्क था, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थीं, बस मुख्य अंतर। ठीक है, ये तो हो गया पहला दिन। दूसरा दिन? दूसरा दिन है बौद्ध और जैन धर्म। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ उनकी जो मूल शिक्षाएं हैं उन पर पकड़ होनी चाहिए। जैसे बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य, दुख और उसके निवारण का मार्ग। हाँ, और अष्टांगिक मार्ग। वैसे ही जैन धर्म के पंचमहाव्रत, कौन कौन से तीर्थंकर प्रमुख थे, और वो परिषदें। हाँ, बौद्ध और जैन परिषदें कहाँ हुई, क्यों हुई, ये जानना जरूरी है। समझ गई। अब तीसरा दिन? मौर्य और गुप्त वंश, ये तो बड़े साम्राज्य थे। बिल्कुल, और यहाँ से सवाल भी खूब बनते हैं। मौर्य वंश में अशोक के शिलालेख बहुत जरूरी हैं। वो उनके प्रशासन के बारे में भी बताते हैं, है ना? हाँ। सिर्फ धर्म नहीं, प्रशासन, नीति, सब। फिर कलिंग युद्ध का क्या महत्व था। और गुप्त वंश? गुप्त वंश में समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, उनकी सैन्य विजयों का वर्णन है उसमें। फिर गुप्तकालीन कला, विज्ञान, ये सब हाई वैल्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है। चौथे दिन हर्षवर्धन और राजपूत काल। हर्षवर्धन के समय में उनकी राजधानी कन्नौज, नालंदा विश्वविद्यालय से उनका क्या कनेक्शन था। बाणभट्ट का भी नाम आता है। हाँ, उनके दरबारी कवि, ये तथ्य अहम है। और राजपूत काल थोड़ा बिखरा हुआ सा लगता है, तो क्या करें? तो जो प्रमुख राजवंश स्रोत में दिए हों, जैसे प्रतिहार, चालुक्य, उन पर ध्यान दें। उनके कोई खास मंदिर या किले। अच्छा, अब पांचवा दिन सल्तनत और मुगल काल, मध्यकाल। हाँ, इसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर वही स्मार्ट होना पड़ेगा। कैसे? सल्तनत काल में गुलाम वंश से लोधी तक जो मुख्य शासक थे, उनके प्रशासनिक सुधार क्या थे, और उनकी वास्तुकला, जैसे कुतुब मीनार। अच्छा, वास्तुकला पर फोकस। हाँ, और मुगल साम्राज्य में बाबर से औरंगजेब तक उनका प्रशासन, जैसे मनसबदारी प्रथा और कला, वास्तुकला, ताजमहल, लाल किला। पीईटी में मार्कों पर प्रश्न आते हैं। समझ गए। छठा दिन मराठा, ब्रिटिश राज का उदय और 1857। हाँ, मराठा में शिवाजी का प्रशासन, खासकर उनका अष्टप्रधान, वो 8 मंत्रियों वाली परिषद। हाँ, बिल्कुल। फिर ब्रिटिश राज कैसे शुरू हुआ, प्लासी, बक्सर के युद्ध, उनकी नीतियां, जैसे सहायक संधि। और फिर 1857 का संग्राम। हाँ, उसके कारण क्या थे, मुख्य केंद्र कौन से थे, नेता कौन थे, ये सब याद रखना है। और आखिरी 7वां दिन? 7वां दिन ब्रिटिश राज के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के लिए है। शिक्षा में क्या बदलाव आए, रेलवे आई, नए कानून, सामाजिक सुधार आंदोलन, और फिर सबसे जरूरी क्या? पूरे हफ्ते जो पढ़ा उसका तेजी से रिवीजन। लेकिन इतने सारे तथ्य, नाम, तारीखें 5-7 दिन में याद कैसे रहेंगे? स्रोत कुछ तरीके बताता है। हाँ, यहीं पर स्मार्ट स्टडी काम आती है। स्रोत कहता है, पहला, हर टॉपिक के लिए बस 1 पेज के नोट्स बनाओ, सिर्फ मुख्य बिंदु, नाम, तारीखें। अच्छा, कहानी नहीं लिखनी? नहीं। दूसरा, टाइमर लगाकर पढ़ो, हर टॉपिक को 30-40 मिनट, ज्यादा नहीं। इससे एक जगह अटकेंगे नहीं? बिल्कुल। तीसरा, रोज एमसीक्यू हल करो, कम से कम 30-50, इससे पैटर्न पता चलता है। और विजुअल मेमोरी के लिए कुछ? उसके लिए मैप्स देखो, जैसे अशोक के शिलालेख कहाँ हैं। चार्ट्स बनाओ, जैसे मुगल बादशाहों का क्रम। टेबल बनाओ, जैसे प्रमुख युद्ध और उनके नतीजे। और आखिरी दिन? आखिरी दिन सिर्फ अपने बनाए हुए 1 पेज नोट से रिवीजन, किताबें दोबारा नहीं खोलनी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कम समय में पीटी इतिहास की तैयारी के लिए गहराई में जाने के बजाय मुख्य तथ्यों, हाई वैल्यू पॉइंट्स पर फोकस करना होगा, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ। एकदम सही। एक तरह से ये जरूरी जानकारी को स्कैन करना है। और अंत में एक बात सोचने वाली है, परीक्षा के लिए ये तथ्य तो ठीक है, पर क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं कि इतिहास के ये जो बड़े बड़े मोड़ आए, ये साम्राज्य, ये नीतियां, ये विद्रोह,
ये आज के भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को कैसे बुनते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। इन ऐतिहासिक घटनाओं का हमारी आज की जिंदगी पर असल में कितना गहरा और कैसा असर पड़ा है। हाँ, इस पर सोचें तो इतिहास सिर्फ तथ्य नहीं रहता, एक जीती जागती कहानी बन जाता है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गहराइयों में उतर रहे हैं। खास तौर पे 1885 से 1947 का जो दौर था उस पर एक नज़र डालेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो इस विशाल कहानी के कुछ अहम मोड़ों और किरदारों पर रोशनी डालती है। हमारा मकसद है इन स्रोतों से मुख्य घटनाओं को समझना, कौन लोग थे, क्या विचार थे, मतलब कांग्रेस के बनने से लेकर स्वदेशी आंदोलन, फिर गांधी जी के बड़े आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियां भी थीं, और हाँ, आज़ादी तक ले जाने वाले कानूनी बदलाव। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग धाराएं थीं, जैसे नरम दल, गरम दल, फिर क्रांतिकारी, गांधीवादी तरीके, ये सब कभी साथ चलीं, कभी अलग। कहानी शुरू होती है 1885 से, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। इसमें A.O. ह्यूम का नाम आता है और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। शुरुआती दौर मतलब पहले कोई 20 साल वो नरम दल का प्रभाव था। ये वो नेता थे जो संवैधानिक दायरे में रहकर याचिकाओं से, ज्ञापनों से सुधार चाहते थे। और इसी दौर में दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी आई थी ना, उसने काफी हलचल मचाई होगी। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ एक इकोनॉमिक थ्योरी नहीं थी। उसने पहली बार इतने साफ तरीके से दिखाया कि कैसे ब्रिटिश राज भारत को मतलब आर्थिक रूप से निचोड़ रहा है। इसने राष्ट्रवाद की सोच को एक, आप कह सकती हैं, ठोस आधार दिया कि आज़ादी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक ज़रूरत भी है। फिर माहौल थोड़ा बदला। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसने तो जैसे आग में घी का काम किया होगा। निश्चित रूप से। इसी विभाजन के विरोध में फिर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया, स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। यहीं पर लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये नेता उभरे। इन्हें गरम दल कहा गया। हाँ, इनका तरीका नरम दल से अलग था ना। हाँ, ज्यादा मुखर, ज्यादा जुझारू। बिल्कुल। पर दिलचस्प बात यह है कि इतना जन दबाव बना कि 1911 में ये विभाजन रद्द भी करना पड़ा। ये शुरुआती राष्ट्रवाद की एक बड़ी जीत मानी जाती है। सही है। इस लहर के बाद फिर मंच पर महात्मा गांधी का आगमन हुआ और आंदोलन का तो जैसे स्वरूप ही बदल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब शांति से कानून ना मानना, ये एक बड़ा पड़ाव था। हाँ, और इसमें दांडी मार्च का जिक्र तो आता ही है 1930 में। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई वो यात्रा। गांधी जी और उनके साथी नमक कानून तोड़ने के लिए करीब 240 मील पैदल चले। 240 मील, वो भी नमक के लिए? हाँ, पर वो सिर्फ नमक का सवाल नहीं था। वो ब्रिटिश शासन की वैधता को सीधी चुनौती थी। पूरे देश को उसने झकझोर दिया था। इसके बाद फिर गांधी अरविंद समझौता हुआ, गोल में सम्मेलन हुए, वो सब भी महत्वपूर्ण घटनाएं। और फिर आया 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का वो मशहूर नारा, करो या मरो, ये तो लगता है पहले के आंदोलनों से काफी तीव्र था। बिल्कुल। इसमें स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी बहुत ज्यादा थी। कई बड़े नेता तो फौरन गिरफ्तार हो गए, तो आंदोलन की बागडोर आम लोगों ने संभाली, भूमिगत कार्यकर्ताओं ने। जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, इनका नाम आता है। कमाल की रणनीति थी। लेकिन आज़ादी की लड़ाई सिर्फ गांधीवादी तरीके से ही नहीं लड़ी जा रही थी, एक क्रांतिकारी धारा भी तो साथ चल रही थी। हाँ, ये भी एक बहुत अहम पहलू है। स्रोत बताते हैं चाफेकर बंधुओं से लेकर बाघा जतिन और फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और उनकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इनका मानना था कि सिर्फ अहिंसा काफी नहीं है, ब्रिटिश राज को उखाड़ने के लिए सशस्त्र संघर्ष भी जरूरी है। और काकोरी कांड हुआ 1925 में, फिर असेंबली में बम फेंका गया 1929 में। ये सब घटनाएं इसी सोच का नतीजा थीं। सही कहा। ये घटनाएं ब्रिटिश सरकार को सीधे तौर पर चुनौती देती थीं और युवाओं को प्रेरणा भी देती थीं, भले ही इनका रास्ता मुख्यधारा के आंदोलन से अलग था। इस सब के बीच ब्रिटिश सरकार भी चुप नहीं बैठी थी, वो भी कुछ कानूनी बदलाव ला रही थी। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, वो ब्रिटिश संसद का बनाया सबसे लंबा कानून था। उसने प्रांतीय स्वायत्ता मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। प्रांतों को कुछ हद तक अपने मामले चलाने का अधिकार मिला।
हालांकि असल पावर तो गवर्नर के पास ही रही होगी। हाँ हाँ, वो तो था ही। असल शक्ति गवर्नर के पास ही थी, जो बाद में एक समस्या भी बनी। पर इसने एक अखिल भारतीय संघ और एक फेडरल कोर्ट की रूपरेखा भी पेश की, और कुछ प्रांतों में 2 सदन वाले विधानमंडल, मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी लागू किए। ये भविष्य के भारतीय संविधान के लिए एक तरह का आधार बना, भले ही अधूरा था। और फिर एक और बड़ा नाम, जिनके बिना ये कहानी अधूरी है, सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज, INA। बिल्कुल। नेताजी ने तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत से बाहर जाकर एक अलग ही मोर्चा खोल दिया। 1942 में सिंगापुर में INA का नेतृत्व संभाला। जय हिंद का नारा दिया। हाँ, जय हिंद का नारा दिया, रंगून में आजाद हिंद सरकार बनाई, और INA ने ब्रिटिश सेनाओं से इम्फाल और कोहिमा में लड़ाई भी लड़ी। ये आज़ादी हासिल करने का एक और तरीका था, एक सैन्य रास्ता। तो अगर हम इन स्रोतों के आधार पर देखें, तो वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक बहुरंगी तस्वीर सामने आती है। कांग्रेस की वो संयमित शुरुआत, फिर स्वदेशी की पहली हुंकार, गांधी जी के विशाल जन आंदोलन, क्रांतिकारियों का बलिदान, कानूनी दांवपेच और आखिर में INA का सैन्य प्रयास। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि आज़ादी किसी एक रास्ते या एक विचारधारा से नहीं मिली। ये नरम दल, गरम दल, गांधीवादी, क्रांतिकारी, इन सभी धाराओं के संघर्षों का, उनके प्रयासों का मिला जुला नतीजा थी। हर किसी का अपना योगदान रहा। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि ये जो विभिन्न रणनीतियां थीं, अहिंसा, क्रांति, संवाद, कानूनी लड़ाई, क्या ये एक दूसरे की पूरक थीं या कभी-कभी एक दूसरे के रास्ते में भी आईं? और क्या इनमें से किसी एक के बिना भी भारत की आज़ादी की कहानी वैसी ही होती जैसी आज हम जानते हैं? सोचने वाली बात है।